कौन चाहते हैं कि हम लोग आवाज़ उठाएं जल, जंगल, ज़मीन, पहाड़, ग्लेशियर्स, नदियाँ बचाने के लिए। इसलिए इस साल 5 जून को जब मैं पहले भी आती थी लिंगराज आज़ाद जी के साथ नियमगिरी में हो या कोंडुआमाली में हो, कभी सौम्या भाई के साथ बोलांगीर में हो या ढिंकिया में हो, कभी बालियापाल में हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि हमारा स्वागत पुलिस प्रशासन के द्वारा ही किया गया। 5 जून का दिन एक विशेष दिन साबित हुआ। सुबह 4:30 बजे रायगढ़ स्टेशन पर ट्रेन से उतरते उतरते सामने पुलिसों ने स्वागत किया। वो भी हमारे एक प्रकार से दर्द जानते थे। उनका बर्ताव बहुत ही विनम्र था, लेकिन जब नरेंद्र मोहंती जी, लिंगराज जी और मुझे वीआईपी लाउंज में बिठाने गए तो हम समझे कि ये पुलिस कस्टडी बना रहे। कौन सी ऑर्डर है पूछा तो कलेक्टर मैडम की ऑर्डर उनको बतानी पड़ी। तो 25 जिन कार्यकर्ताओं को रायगढ़ में प्रवेश अगले 2 महीने तक नकारा गया है, उसमें रायगढ़ जिले के निवासी भी शामिल हैं। तो आप बताइए, जिला बदल अगर उनको भी करना है तो नोटिस देनी पड़ेगी, सुनवाई होनी पड़ेगी। कौन हमें रोक सकता है? संविधान की प्रस्तावना ही नहीं तो संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें जो अधिकार दिया है अभिव्यक्ति का भी और संचार का भी, उसको कौन रोक सकता है? पर ऐसा जब होता है तब समझना चाहिए कि सरकार डर रही है। आप सब लोगों की ये ताकत देखकर भी निश्चित पुलिस जब उनको खबर करेंगे तो वो डरेंगे। और कल तो हम ऋषिकुल्य के नदी के घाटी में थे, पूर्ण बांध गांव में मछुआरों से मिले, नदी समुंदर में मिलती हुई देखी, वहाँ के अंग्रेज़ों के समय से चिलिका तक जाने वाले कैनाल देखे, फॉरेस्ट गार्ड से मिले, बड़ा संवाद और स्वागत हुआ। और जब हम उसके भी आगे पतलामपुर में गए तो इतनी बड़ी महिला शक्ति, ये सब हॉल उनसे भर जाता। ये सब संघर्ष जो उड़ीसा में ही नहीं पूरे देश भर आज चल रहे हैं, जहाँ आम नागरिक हम सब का स्वागत करते हैं, उनको मैं मनस्वी धन्यवाद देती हूँ। और सरकार को यही हर बार कहना पड़ता है, जो आपके उड़िया का गीत मुझे हरदम याद आता है, संग्रामी हमी संग्रामी हमी संग्रामी करी जीवो, संग्राम करी देशो पाई जीवन उदय देवो। इस भावना ही नहीं, इस विचारधारा के साथ और इस कटिबद्धता के साथ कौन लड़ते हैं जल, जंगल, ज़मीन बचाने के लिए? मूल निवासी ही सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। और पूंजीपति जब हकदारी लेकर सत्ताधीशों से जुड़ते हैं तो वो केवल इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होते हैं, वो एक अलग प्रकार का बॉन्डेज होता है। ये आज हम सब लोग देख रहे हैं। और आपका राज्य उड़ीसा 1 नंबर का राज्य है। नवीन पटनायक जी ने कहा था, इन्वेस्टमेंट में 1 नंबर का राज्य है। हम मानते हैं आपका ब्यूटी एंड बाउंटी में 1 नंबर का राज्य है। जब पुलिसों ने हमको रायगढ़ से बेरहमपुर आने में 10 घंटे की सफ़र करवाई तो हमने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए कि हमारा इको टूरिज़्म आपने करवाया, और वो भी मुफ्त में। आपका ये जल, जंगल, नदियाँ से भरा हुआ राज्य जैसे छत्तीसगढ़ का भी रहा है, जैसे झारखंड का भी रहा है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी सतपुड़ा और सह्याद्री रहा है,
आज उस राज्य पर किस प्रकार का शासन चल रहा है, किस प्रकार का आघात हो रहा है। संविधान की हम बात करते हैं, संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेना तो मंजूर होता है, पर सांसद जब संविधान हाथ में लेते हैं तब उनको संसद के बाहर खड़े किया जाता है। तो हमारे साथ जो हुआ उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। आप छोड़ दो उसको, हम सब पूजन नहीं, नमन नहीं, मनन करें कि आज सही में प्रकृति का क्या हो रहा है। जब तापमान बढ़ता है तब सब लोगों का दिल जलता है, लेकिन उसकी चर्चा होती है कोपेनहेगन में, पेरिस में, ग्लासगो में। वहाँ कहीं ना कहीं समन्वय होता है सभी का, और बिल्कुल न सोचते हुए अंगूठे कोई आदिवासी ने लगाए, उस प्रकार से कोई वक्तव्य देकर यहाँ चले आते हैं, और आते ही 41 कोयले की खदानें प्राइवेट कंपनीज को दी जाती है। ये हुआ पेरिस के कन्वेंशन के बाद। समझने की बात है। उसे याद आता है कि एक बार पर्यावरण मंत्रालय में मैं नर्मदा का मुद्दा लेकर गई थी। एक अधिकारी के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा, कोई उनको मिलने के लिए आए और कहने लगे कि ऐसा ऐसा हुआ विदेश में, जो समिट हुआ उसमें। तो उन्होंने कहा, अरे उसकी बात मत करो यार, वो कोई यहाँ तो नहीं आया है, वो तो विदेश की बात है। भाई बुंदेलखंड में क्या हालत है, हिमाचल प्रदेश में क्या हालत है, हिमालय क्यों पिघल के आ रहा है, जोशीमठ क्यों धंस रहा है, हर नदी क्यों बर्बाद दिख रही है। सोचने की बात है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अलग अलग लोग विश्वगुरु बन जाते हैं, वैश्विक पूंजीपति बन जाते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट अर्थव्यवस्था के लिए हमारा हर प्राकृतिक संसाधन एक कमोडिटी, एक वस्तु बन जाता है। ये कितनी विशेष बात है। तो तापमान बढ़ गया है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस बढ़ गया है, हीट और ह्यूमिडिटी मिलकर क्लाइमेट चेंज का इंडेक्स बार बार जाहिर होता है। 2024-25 में 125 साल में कभी इतना तापमान नहीं बढ़ा था, उतना भारत में बढ़ा है। इस सब की चर्चा होती है, लेकिन कौन सोचता है कि इसका आघात 1500 वैज्ञानिक कह रहे हैं दुनिया भर के कि मनुष्य जात पर होने वाला है, न केवल नदियों पर, न केवल फसल पर, न केवल जंगल पर। अगर मनुष्य जात खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है तो वो क्या विकास है? विकास नामे विनाश लीला चढ़िबो नहीं, चढ़िबो नहीं। ये जब हमारे आदिवासी उठाते हैं आवाज़, तो वही हमारे लिए एक बहुत महत्व का संदेश है। और इसलिए आज जो ये राज्य स्तर के आप सभी साथी एकत्रित आए हैं, तो आज ये एकजुटता, ये वैचारिक एकता और समता और आम नागरिक के लिए बुनियादी अधिकार की पूर्ति करके न्याय दिलाना, यही विकास है। इसको आधार बनाकर हम सत्याग्रही बन जाना, ये आज बेहद ज़रूरी है। हम मानते हैं कि जहाँ जहाँ संघर्ष चले हैं, हम देखते हैं कि ज़मीन हो कि जंगल हो कि पानी हो कि नदी हो, लोगों की नज़र होती है इस पूरे पर्यावरणीय प्राकृतिक व्यवस्था पर। मछुआरे मछली को भी पकड़ते हैं, उनके आजीविका का आधार होता है, पर वो आने वाली पीढ़ी का सोचकर महाजाल का नहीं इस्तेमाल करते। पर सबसे बड़ा महाजाल बन गया है वो विकास के नाम पर हर ज़मीन के टुकड़े को लैंड इज़ गोल्ड इस प्रकार के मानकर अपने कब्जे में ले रहे हैं। और जब ज़मीन, अंग्रेज सरकार ने भी तो 1894 के कानून में यही कहा था कि ज़मीन मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई हर चीज़। तो
तो जब एक जमीन का टुकड़ा कोई भी लेता है, वेदांत हो कि अदानी अंबानी हो, तो उसके नीचे की खनिज संपदा पूरी उनकी हो जाती है। पीढ़ियों से रहने वाले आदिवासी, दलित हो, जब प्रकृति निर्भर समुदाय हो, इनका कोई अधिकार माना नहीं जाता। क्या ये संवैधानिक अधिकार को कुचलना नहीं है? क्या ये मानव अधिकार को कुचलना नहीं है? क्या ये जीने के अधिकार को कुचलना नहीं है? उनका जीने का अधिकार नहीं, केवल आज हम भी पसीना पसीना हो रहे हैं, हरे हरे वेंटिलेटर्स खत्म हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन के बिना धनिक लोग ही मर जाते हैं अधिकतर। ये हमारा अनुभव रहा है। हमारे सतपुड़ा में, महाराष्ट्र के पूरे नर्मदा किनारे के गांव में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं हुआ। एक ने भी वैक्सीनेशन स्वीकार नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। लेकिन उनका कहना था कि अब कोई छोटा सा बुखार आएगा, हम तो जंगल मिर्ची से ख़त्म कर देते हैं। तहसीलदार ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, आप जाकर उनको समझाओ। मैंने कहा हम उनको, वो हमें समझा रहे हैं कि जीने का अधिकार कैसा बचेगा और कैसा नहीं बचेगा। तो आज ये प्राण वायु देने वाला निसर्ग, प्रकृति, ये खुद अगर आघात भुगत रही है, तो क्या हम सबके जीवन पर आघात नहीं है? हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। जल है तो कल है, ये तो बहुत बड़ा नारा है। एक बाजू जो हमको भरोसा देना चाहता है, आत्मविश्वास देना चाहता है, और दूसरी बाजू बार बार आप अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स देखिए, विश्व बैंक तक की, तो उसमें लिखते हैं कि तीसरा महायुद्ध अगर दुनिया में होगा तो वो पानी के मुद्दे पर ही होने वाला है। आज ये हकीकत हर प्रकार से जो दुधारी तलवार है सोशल मीडिया, उसमें एक बाजू से आती रहती है। नदी के किनारे के गांव को पीने का पानी नहीं है। नर्मदा के पुनर्वास जिन पर थोपा गया, ऐसे आदिवासियों को टॉवर में चढ़कर जाना पड़ता है, सरदार सरोवर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाजू में। क्यों? 2 दिन भूखे प्यासे रहते हैं, कहते हैं हम नर्मदा के सपूत रहे, हमको उजाड़ा गया, आज हमारे वसाहत में पीने का पानी नहीं है, हमको पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। कहते हैं कि हमको कितने किलोमीटर चल के आना पड़ता है। कच्छ का जिला गुजरात का सबसे सूखाग्रस्त माना जा, उसके लिए सरदार सरोवर नाम का बड़ा बांध बना। ये कहते हुए बात आगे ढकेली गई। हम भी 40 साल पूरे हो गए लड़कर, 50,000 परिवारों का पुनर्वास तो हमने ले लिया, 20,000 परिवारों को ज़मीन तो ले ली, लेकिन आज भी चुनौती है, क्योंकि ऐसा बड़ा बांध जो कच्छ को ही पानी नहीं के बराबर देता है, और कच्छ तक पानी ले जाने के बाद लाखों लीटर नर्मदा का पानी खुले रण में छोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ नहरों का बनाना ही सरकार नहीं सोचती है। पता नहीं आपको कि कोका कोला जैसी कंपनी को ही इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप सोचिए, जो अरविंद जी ने अभी बात रखी, ये केंद्रीकरणवादी व्यवस्था जो जल को, जमीन को, जंगल को, सबको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ये क्या सभी नागरिकों का भोजन का, पानी का, जीने का, हवा का, रोजगार का अधिकार पूरा करेगी? नहीं, कभी नहीं कर सकती। ये व्यवस्था केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ही नहीं है, भारत के अंदर भी पूंजी और बाजार की व्यवस्था है, और उसी के तहत प्राकृतिक संसाधनों पर एक बहुत बड़ा आघात हो रहा है। अब वो तो मूक नायक है, बोल नहीं सकता जंगल कि मुझे बचा दो, मुझे बचा दो। नदी रो नहीं सकती है हमारे सामने आकर, मुझे बचा दो, मुझे बचा दो। तो कहो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। हम कैसे देखते हैं इस स्थिति को?
ये हम समझते हैं उस प्रकृति के साथ जुड़े रहे, पीढ़ियों तक उनको बचाते रहे समुदायों से ही। और इसीलिए मैं चाहती थी, हम चाहते थे पर्यावरण दिवस पर सीजी माली में खड़े हो जाए लिंगराज आज़ाद जी के साथ, वहाँ के लोगों के साथ जिन्होंने हमको न्याय दिया है, जीने का अधिकार दिया है। लेकिन शासन नहीं चाहती, शासन डरती है, शासन मानती है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम उनको बताएंगे कि भाई चंद्रपुर में महाराष्ट्र के खनन से क्या हुआ है आदिवासियों के साथ, खनन से एक एक जगह पर क्या हो रहा है आज सिंगरौली जैसे क्षेत्र में। क्या कंपनियां आपको जो लालच देती है, भरोसा देती है, वो अधिकार भी देती है? क्या वो सही में देश भर के भूखे प्यासे लोगों के लिए कार्य करती है? क्या वो जो भी संपदा निकालते हैं उस पर जन्मजात उनका अधिकार हो गया है? क्या वो संविधान का ही नहीं, संविधान के मूल्यों की चौखट में समता, न्याय 1976 में सही, देर सही पर अंधेर नहीं कहते हैं, वैसे डाला गया मूल्य समाजवाद और सर्वधर्म समभाव कहो या धर्मनिरपेक्षता कहो, इन मूल्यों की चौखट में सही में कार्य करती है, कानून लाती है। कोरोना के पैंडेमिक के समय में 20 कानूनों में बदलाव आए। 147 संसद बाहर होते हुए 1980 में बहुगुणा जी के कारण इंदिरा गांधी को लाना पड़ा था, वो वन सुरक्षा कानून में बदलाव लाया गया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया। पर क्या कानून भी आज संविधान के चौखट में है? कितने सारे कानून हैं। एयर एक्ट है 1974 का, वाटर एक्ट है 1981 का, तत्काल बने हुए श्रम कानून तो है ही। बाबा साहेब अम्बेडकर पहले विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर बने तब से आज सभी कानून पलट रहे हैं, सभी कानून कमज़ोर हो रहे हैं। नए कानून आते हैं किसानों के खिलाफ, तो उसमें क्या दिखता है? कमोडिफिकेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, वस्तुकरण और कंपनीकरण, जिसके तहत ये सब ठेकेदारी चलती है। शासन ही ये देश हमारा है ये मानकर हर टुकड़े टुकड़े को बेच देती है, बांट देती है। आज क्या महत्व रहा है इन कानूनों का? पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है। राजस्थान का एक बड़ा पेड़ अपने घर के सामने जब तोड़ा जा रहा था, भूतपूर्व एडवोकेट जनरल के बेटे ने इस पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का आधार लेकर उसको रोक दिया। लेकिन आज पूरा अरवली खतरे में है, आज पूरा हिमालय खतरे में है, सतपुड़ा खतरे में है, सह्याद्री खतरे में है, तो क्या नियमगिरी भी खतरे में है? हम याद दिलाना चाहते हैं सबको कि लिंगराज आज़ाद जी है, प्रफुल्ल सामंतराय जी है, हमारे बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता जो नदी प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, संजय पारीक जी है, सब ने मिलकर जो कानूनी और मैदानी लड़ाई लड़ी। और उसके तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ग्राम सभाओं के प्रस्ताव के आधार पर ही वेदांत का अधिकार देना है कि नहीं देना है, ये तय होगा। और 12 के 12 आदिवासी डोंगरिया कोंड की भी ग्राम सभाओं ने उसे नकार दिया। तो क्या नियमगिरी की बात सीजी माली में मंजूर नहीं है? आज हर जगह, अंगुल में हो, थलचेर में हो, ढिंकिया में हो, बालियापाल में हो, जो संघर्ष आज तक लड़ना पड़ रहा है, वो क्या गैर कानूनी है? वो क्या विकास विरोधी है? वो क्या संविधान विरोधी है? हंसे कि रोए समझ में नहीं आता है। कितने सारे कानून हुए, पर उसके भी पहले गंधमार्दन रोकने वाले लिंगराज जी यहाँ बैठने हैं।
नालको जैसी सरकारी कंपनियां भी किस प्रकार से आम जनता का अधिकार नकार रही थी, तो क्या वो जनतांत्रिक सरकार रही? आज भी पेशा कानून 1996 का कौन मानता है? कल भी ऋषिकुल्य में हमने यही बात रखी। उसके नियम बनते 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 ओडिशा में भी नहीं बने, 2022 में बने मध्य प्रदेश में। पर आज भी ग्राम सभा ये तय कर सकती है कि गांव के जमीन पर, गांव के जंगल पर, जमीन के नीचे का भूजल हो कि खनिज संपदा हो, इस पर कौन आ सकता है, आकर बैठ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। हमको नारा देना पड़ता है लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा, क्योंकि लोकसभा में और विधानसभा में तो कोई ठोस निर्णय ठोस मुद्दे पर होता ही नहीं है। उनकी अपनी लड़ाई तो बहुत जोरदार चलती है। अभी अभी जरा ज़्यादा अवकाश मिला है विरोधी दलों को, लेकिन कौन निर्णय देता है उस लोकतंत्र के माने गए मंच पर, जहां हमको आश्वासन नहीं, भाषणबाजी नहीं, हमको ठोस निर्णय चाहिए होता है कि हम जिएंगे कैसे, क्या हम मारे जाएंगे। लेकिन ये वहाँ अगर नहीं होता है तो क्या ये जनतंत्र है? महाश्वेता देवी का इसीलिए मैं हरदम पढ़ती हूँ और सामने रखती हूँ। सच्चा लोकतंत्र यही है, वही है जिसमें शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। जब बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर का संघर्ष चला, तब महाश्वेता देवी ही और हम 3M जिनको कहते थे, वो सब एकत्रित क्यों आ गए थे? आज यही तो सवाल है कि क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये विकास लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा आयोजन हो रहा है? जवाब है नहीं। और इसीलिए विकास से विनाश हो रहा है, विस्थापन हो रहा है और विषमता यानी गैर बराबरी अभूत स्तर तक बढ़ चुकी है। कोई अब्जाधीश 1600 करोड़ रुपए रोज कमाता है, कोई अब्जाधीश 1000 करोड़ रुपए रोज कमाता है, और हमारे क्या आपके उड़ीसा के आदिवासी भी 600 रुपया भी दिन की रोजगारी मजदूरी नहीं मिलती है, इसलिए भाग भाग कर महाराष्ट्र में जाते हैं। ये हमने कोरोना काल में देखा। हमको बैठना पड़ा वो सीमा पर, जहाँ मुंबई से चलकर वो मध्य प्रदेश की सीमा तक आते और वहाँ से पाँव में फोड़ लेकर अपने बच्चे को कंधे पर बांधकर 1700 या 2000 किलोमीटर चलने की मजबूरी हमको बताते। एक रात भर हमने देखा, बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे थे भर के। कौन भरता है ट्रक्स? कौन करता है उत्पादन, खेती का हो या कल कारखाने का हो? कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। अरे कौन खिलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। लेकिन उनको हजारों किलोमीटर चलने के लिए मजबूर करते हैं। शहरवासी भी थोड़े दुखी होते हैं स्क्रीन पर टेलीविज़न के देखकर। लेकिन ये पलायन क्यों हो रहा है, ये सवाल करने के लिए हम लोगों को ही वहाँ उपवास पर बैठना पड़ता है। और फिर 4 दिन के बाद जब एसटी चालू होती है, रेलवे चालू होती है, तो भी महाराष्ट्र और बंगाल में अगर अलग पार्टी का राज्य है तो रेलवे लाने के लिए हमको बार बार संघर्ष करना पड़ता है। कैसी है स्थिति इस देश में गैर बराबरी की? ये बीभत्स गैर बराबरी किस कारण है? ये अभूत बेरोजगारी किस कारण है? ये सब उसी कारण है कि जो जीने का, आजीविका का आधार रहा है, वो हर हिस्सा प्रकृति का हिस्सा है। वो प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों से ही उत्पादन की प्रक्रिया और रोजगार की निश्चिति देने वाला हिस्सा है। लेकिन बराबर उसी पर नज़र है गीधों की। वो चाहते हैं कि वो छीन ले,
और अधिकाधिक बाजार बढ़ाए। हमारी जीवन प्रणाली में भी कंपनियों का सहभाग है। हम शर्मिंदा होते हैं कभी कभी जब ऐसे ही कंपनियों के वाहनों का या कंपनियों के उत्पादनों का उपयोग हम भी करते हैं। कोई गांधी आज जिंदा नहीं है, लेकिन आज जरूरी है हम इस पर सोचें कि कार्य प्रणाली ही नहीं, अर्थव्यवस्था से लेकर कार्य प्रणाली और कार्य प्रणाली से लेकर जीवन प्रणाली तक जो बदलाव विकास के नाम पर लाया गया है वही हमारे जीवन पर आघात कर रहा है। अभी कल मैंने एक कोई मैसेज देखा, कोई वीडियो देखी कि कंपनियों के पैकेज्ड फूड्स, उसमें क्या होता है, किस प्रकार का केमिकल जिससे आघात हो रहा है। पर आज हम लोग जल की बात भी अगर सोचेंगे तो एक एक नदी में जल प्रदूषित होकर बह रहा है। नर्मदा का जल पीने लायक नहीं है, इसके कई रिपोर्ट्स मेरे हाथ में हैं। पर राजनेता कहते हैं ये झूठ बोलती है, ये खुद को वैज्ञानिक मानती है। अरे असल प्रयोगशाला से करवा लिया है हर बार, और कैसे नहीं होगी नदी बर्बाद। दूर के औद्योगिक स्टेट से फेंका जाता है एफ्लुएंट्स, अवशिष्ट पदार्थ, जो एक उपनदी अजनार, दूसरी उपनदी कारम, तीसरी नदी नर्मदा में आता है। क्लोरोफॉर्म मिलते हैं पानी के टेस्ट में। कैसे नहीं होगी नदी प्रदूषित अगर वहाँ किनारे किनारे ही नहीं, नदी के अंदर भी अवैध रेत खनन चलता है। कल ऋषिकुल्य के नदी घाटी के लोग, एक प्रकार से आक्रोशित महिलाएं, वो करके स्वागत तो जरूर करती थी, पर उनका दिल का आक्रोश भी हम जानते थे, हमको उभरता था, जो कहती थी कि यहाँ पानी पी नहीं सकते, यहाँ मवेशियों को पानी नहीं दे सकते, ऐसा पानी प्रदूषित हुआ है। अवैध रेत खनन से निकली हुई रेत के ढेर हमने वहाँ देखे। हमने कहा कौन कर रहा है? बाली माफिया। कौन है ये माफिया? किस आधार पर ये करते हैं रेत खनन? ये भी तो खनिज है, पर गौण खनिज है, गौण परिणाम है। ये माना जाता था जब तक जयराम रमेश जी ने थोड़ी बात सीरियसली ले ली और एक कमिटी बना दी, माइनर मिनरल्स कमिटी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी कि गौण खनिज है पर महत्तम परिणाम हो रहा है। नदी ही बर्बाद हो जाती है जब रेत निकली जाती है, केवल गड्ढा नहीं बनता, जलचक्र भूमि के नीचे का सब सरफेस का खत्म हो जाता है। यमुना के किनारे स्वामी निगमानंद ने उपवास करते हुए किस लिए जान दी? इसीलिए जान दी। उनको किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि शासन परेशान नहीं होता है। आज ये प्रदूषित नदियों में महाकुंभ चलते हैं, कितनी चर्चा होती है सोशल मीडिया पर कौन सोचता है कि गंगा में भी क्या स्थिति है? कौन सोचता है कि जब 4 धाम के लिए लाखों लोगों को आमंत्रित किया जाता है, एक अलग प्रकार की अस्मिता उगाई जाती है, जल जंगल जमीन की जिनको अस्मिता थी, हिमालय के बारे में जिनके मन में अस्मिता थी, वो आज एक धाम से दूसरे धाम दौड़ते रहते हैं। पर उसका असर क्या हुआ है? उसका असर हुआ है कि अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी जैसी गंगा की उपनदियों में मलबा गिर के वो पानी के बदले मलबे से भरी। क्यों हुई केदारनाथ हादसा? हम गए थे जब यमुनोत्री में राहत देने के लिए, तो हमने देखा कि लोगों को बराबर खबर थी कि कैसे एक एक टनल से उत्तराखंड का खंड खंड हो रहा है। आज तो ऐसी स्थिति है कि 4600 जो झरने बहते थे, पहाड़ की महिलाएं घास माथे पर लेकर, पानी के हंडे भी लेकर वो पानी भर के अपने घर में जाती थी खुशी से। चढ़ना उतरना उनको मना नहीं था। लेकिन आज 100 में से 10
पानी के प्रवाह उत्तराखंड में जीवित है, और कब धंसेगा पहाड़ पता नहीं। तो आज ये स्थिति क्यों हो रही है? प्रकृति पर आघात, प्रकृति के साथ खिलवाड़ जब होती है तब कोई भी सोचते नहीं है पर्यावरण कानूनों की बात, क्या जीने के अधिकार की बात भी। बहुत सारे कानून बने हैं, अगर फ्रजाइल है एक आधा क्षेत्र, प्राकृतिक व्यवस्था नाजुक है, तो उस पर आघात नहीं हो सकता है विकास के नाम पर भी। लेकिन 1986 का कानून भी कोई मानते नहीं है, 1980 का वन सुरक्षा कानून कोई मानते नहीं है, तो पेशा कानून तो कौन मानेगा? आदिवासियों को कौन आधार देगा? वो जो जल जंगल ज़मीन बचाने मूल निवासी लड़ते हैं, तो पूंजीपति हकदारी लेकर उनसे ही तो जुड़ते हैं, वो क्यों बचाएंगे अधिकार लोगों का? साथियों, इसलिए एक एक प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है, ये आज अगर सोचेंगे नहीं तो वो 1500 साइंटिस्ट का संदेश हम भूल जाएंगे, और कुछ दशकों में मनुष्य जात भी जीवित रहेगी कि नहीं ये कह नहीं सकेंगे। आज तो ठीक है, जिनके घर में एसी है, जो गाड़ी में बैठकर ही एसी ऑन कर सकते हैं, बात अलग है। लेकिन जो खुले आम अपना परिश्रम, अपना श्रमदान करते हैं, निर्माण में वही योगदान देते हैं, वही निर्माता होते हैं, उन्हीं के घर पे बुलडोज़र चलता है जब उनके घर के ज़मीन का टुकड़ा गीधों की नज़र में होता है। हमारे शहर में घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन को 2005 से मुंबई की एक एक बस्ती बचाने के लिए इसीलिए लड़ना पड़ता है। साथियों, तो नदियों की और जल की बात, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, मुझे जो थोड़ा थोड़ा उड़िया समझा उसका मैं जिक्र कर रही हूँ। प्रफुल्लदा की आवाज़ तो आसमान को पहुँचती है, तो कभी सुनाई देती है, कभी नहीं भी सुनाई देती। लेकिन जो अरविंद जी ने कहा कि जंगल से ही जल जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। जंगल खत्म होता है एक एक नदी घाटी के किनारे का, तो 3 महीने, अभी तो कभी 2 दिन में 2 महीने का पानी बरसता है क्लाइमेट चेंज के कारण। वो क्या नदी तक साल भर बहता रहेगा? क्या ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो या नर्मदा हो, पेरेनियल वर्ष भर पूरा साल बहने वाली नदी बहती रहेगी? नहीं, पानी चला जाता है नदी में भर, और नदी चली जाती है समुंदर में। लेकिन क्या आज नदी को भी अविरल बहने देने का इरादा विकास के नाम पर दिखाई देता है? नहीं। मैं एक गीत आपको मेरे इस वक्तव्य के बाद सुनाने वाली हूँ। एक एक नदी जो समुंदर को रोकती है, उसको ही जब बंधक बनाते हैं बांधकर, तो ये कौन सा रास्ता है जल नियोजन का? अमेरिका में मैं जब वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की कमिश्नर थी, उसमें बांध बांधने वाले भी कमिश्नर थे, उसमें आंदोलन की तरफ से मैं थी, पर्यावरणवादी भी थे, विश्व बैंक के अधिकारी भी थे, ऑस्ट्रेलिया के मरे नदी घाटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थे। सभी हम मिलते थे, एक दूसरे के मतभेद बिना मनभेद एक दूसरे के सामने रखते थे। ये ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग का एक उदाहरण, जो माइनिंग के बारे में भी हो सकता है, जो औद्योगिकरण के बारे में भी हो सकता है, शहरीकरण के बारे में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता है। तो संघर्ष के बिना, सत्याग्रही बने बिना कोई रास्ता नहीं रहता। पर वो बात आपको बताऊं कि वहाँ ब्यूरो ऑफ बड़े बांध बांधने वाले विभाग के प्रमुख डैनियल बियर्ड जब साथ में बैठे, तब उन्होंने कहा था कि मैडम, हम एक सैल्मन फिश, एक मछली बचाने के लिए नहीं रोक रहे हैं बड़े बांधों को। हमने तो 1994 से बड़े बांध बनाना बंद किया है, क्योंकि हमने आर्थिक लाभ हानि का पूरा हिसाब लाया है, और हमने जाना है कि लाभ कम और हानि ज़्यादा होती है।
आज भी बहुत सारे भारत के मध्यम वर्गीय उच्च वर्गीय सत्ताधीशों को ये कभी भी मंजूर नहीं होगा। वो कहेंगे अरे बड़े बड़े बांधों की तो ज़रूरत है भाई, नहीं तो नदी का पानी व्यर्थ बहा जाता है। कितनी गलत बात है, कितनी अवैज्ञानिकता इसमें है, ये बताऊंगी। उसके बदले आप वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की हमारी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हम 12 लोग जो बांध बनाने वाले, बांध को पूंजी देने वाले, बांध को प्रश्न उठाने वाले, हम सब एकत्रित होकर एक राय से आखिर में 2.5 साल बाद ये रिपोर्ट क्यों बनी? क्योंकि पूरे दुनिया भर का बांधों का अभ्यास किया और ये अमेरिका की कहानी आज यहाँ तक पहुँची है कि जिस टेनेसी रिवर वैली, टेनेसी की नदी घाटी के प्रोजेक्ट के आधार पर भारत ने भी बांध बनाना चालू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पहले आधुनिक मंदिर कहा, लेकिन बाद में खुद नेहरू जी ने वक्तव्य दिया कि ये तो डिसीज ऑफ जाइजेंटिसिज्म है, ये भव्यता की बीमारी है, इसको खत्म करना चाहिए, हमको विकेंद्रित जल नियोजन ही करना चाहिए। आज तक कईयों ने ये वक्तव्य मेमोइर्स ऑफ नेहरू में पढ़ा नहीं है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के सामने शुरुआत में ही ये वक्तव्य पढ़ना पड़ा। आप समझिए, आज अमेरिका ने 1951 बांधों को, बड़े बांधों को, मझौले बांधों को भी निरस्त किया है। आज यूरोप के सभी देशों ने मिलकर 4000 तक बांधों को निरस्त किया है। और भारत में क्या हो रहा है? एक बाजू तीस्ता ध्वस्त हो गया, जहाँ इंटरनेशनल रिवर्स डे पर भूतपूर्व सांसद देबू प्रसाद रॉय बहुत उत्साही थे, हमारे नर्मदा घाटी में आके गए और मुझे वहाँ आने के लिए मजबूर किया। हजारों युवाओं ने संकल्प लिया तीस्ता बचाने का, तीस्ता को भारत और बांग्लादेश में भी शेयर करने का, क्योंकि नदी कोई जानती नहीं कि राज्य कहाँ खत्म होता है। महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है और अंतर्राष्ट्रीय नदी ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी तक कैसा पानी का प्रवाह चलता है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो तीस्ता डैम ध्वस्त हो गया तो सिक्किम के लेप्चा कम्युनिटी ने जो आवाज़ उठाया था, जिनके पदयात्रा में हम शामिल हुए थे, उनकी हर बात सही साबित हुई। आज यही तो हो रहा है। बड़े बड़े बांधों में से क्या निकल रहा है? मैंने सरदार सरोवर की बात तो आपको कही, पर कल ऋषिकुल्य में हम गए थे तो उसकी 5 नदियाँ, पद्मा है, बाघाव है, जाजन है, हर एक पर जो बांध बनाए हैं सालों पहले, वही आज सूखे पड़े हुए हैं। और बांधों के नीचे का क्षेत्र, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ऊपरी क्षेत्र और नीचे का क्षेत्र, इसमें कैसा होता है हल्ला, ये समझने की बात है। विस्थापन भुगतते हैं वही जो बरसों से नदी को माँ मानकर उसकी सेवा भी करते रहे और उसकी सेवा लेते भी रहते हैं। और उनको ही पूछे बिना जब बड़ा बांध देखा था नहीं, अनेक चाइना से नीचे भारत में ही सबसे ज़्यादा बड़े हैं, तो क्या होता है? आज ऋषिकुल्य में नीचे पानी कम से कम बह रहा है। मछुआरे तो कहने लगे हमारी प्रजातियां 90% खत्म हुई है, लेकिन जब पानी इतना कम हुआ है तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। पानी इतना कम हुआ है तो सिंचाई हो या पेयजल हो, इस पर कैसे आघात हो रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं। और इसके बावजूद ऋषिकुल्य जैसी एक नदी में जब और एक बांध बनाने का प्लान जाहिर होता है, जिसका अभी तक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट लोगों के हाथ में नहीं, जिसको पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन वो बांध बनेगा, इसके पहले ही आजू बाजू में इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का उद्घाटन हो चुका है आपके राज्य के प्रमुख व्यक्ति के द्वारा। तो लोगों को समझ में आ रहा है। 1996 में जब हम लोग गोपालपुर गए थे, तब टाटा का स्टील फाउंडेशन का प्रोजेक्ट आने वाला था। लोग पूरे खड़े हो गए थे, फुल्ल सामंतरा भी थे, नारायण रेड्डी जी भी थे, किशन पटनायक जी के साथ हम गए थे।
और टाटा वालों ने बहुत बड़ा स्वागत हमारा किया और पुनर्वास दिखाने के लिए ले गए, तो हमको पूरी सच्चाई वही समझ में आई और भाषण में हमको पोल खोल करनी पड़ी। आज भी हमने देखे टाटा फाउंडेशन के बैनर जिस पर टर्टल्स, कछुआ के पूरे फोटोज़ लगे हुए हैं, और लोग कह रहे थे कि यहाँ ये क्षेत्र कछुआ का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज बहुत सारा ख़त्म हो रहा है। तो आप देखिए कि कंपनियों के केवल पैकेज्ड फूड पर झूठी बातें नहीं होती है, उनके प्रोजेक्ट्स के लाभ हानि के बारे में भी झूठी बातें कैसी होती है। और अगर ये बांध बनेगा तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट पर क्या असर होगा, ये कल बेरहामपुर के बुद्धिजीवियों के ऐसे ही हॉल भर के सभा में सभी ने स्पष्ट करते हुए ऋषिकुल्य बचाओ एक्शन कमेटी के द्वारा एक बहुत बड़ा संकल्प जाहिर किया ऋषिकुल्य बचाने का। तो एक एक नदी बचाने का ऐसा संकल्प आज क्यों लेना पड़ रहा है? इस प्रकार के बड़े बांधों के सामने बड़े बांध धोखा है, धक्का मारो मौका है, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? आपके हीराकुड के 22,000 से ज़्यादा उजड़े हुए परिवारों का क्या पुनर्वास हुआ है? क्या कैश 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 इनकैशमेंट करके जल जंगल ज़मीन के साथ जीते आए लोगों को अच्छी और नई और बेहतर ज़िंदगी मिलती है? ये सब झूठे आश्वासन निकलते हैं। हमने तो 40 साल लड़कर 50,000 परिवारों का पुनर्वास लिया, पर आज भी हमको क्यों नर्मदा घाटी में संघर्ष जारी रखना पड़ता है? क्योंकि 500 लोग टिन शेड में पड़े हैं, पानी नहीं, बिजली नहीं, ऐसी स्थिति में, जिनको आज तक 2019 से पुनर्वास नहीं मिला। हम देखते हैं कि उसी जलाशय पर अब जल परिवहन बड़ा क्रूज चलाने की योजना आ रही है। 1 लाख रुपए का टिकट लेकर पर्यटकों को 5 घंटे घुमाने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे के गुजरात के आदिवासी 1961 से उजड़े हुए, जिनको खड़ी फसल की 60 रुपया एकड़ से 200 रुपया एकड़ तक कीमत दी थी, बची हुई जमीन को बचा बचा कर वो अपनी आजीविका चला रहे थे, आज उनका पूरा अधिकार छीन लिया है। न पैसा कानून न पंचायत राज कानून मंजूर है, तो आज वो भी कोर्ट में खड़े हो गए गुजरात के उच्च न्यायालय। आज ओडिशा में सब जगह हमको यही दिख रहा है कि पैसा कानून का कोई भी सम्मान नहीं है, जल जंगल जमीन पर जीने वालों के अधिकार का कोई सम्मान नहीं है। और इसीलिए किनको दी जाती है जल संपदा, खनिज संपदा, इसका कोई ज्ञान नागरिकों को नहीं हो, ये चाहने वाले पर्यावरण दिवस पर भी हमारे जैसे कोई वहाँ पहुँचे ही नहीं, ये चाहते हैं। तो इसमें हंसे की रोहे समझ में नहीं आता। तो आप समझिए साथियों, हम लोगों को ज़रूरी है कि ये प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन का आधार है, न केवल आदिवासियों का, न केवल दलितों का, न केवल मछुआरों का, न केवल किसान मजदूरों का, न केवल वनोपज पर जीने वाले आदिवासियों का, ये हम सब का आधार है। और अगर ये हमको बचाना है तो हमको कानून ही नहीं, नियम ही नहीं, संविधान का आधार लेना ज़रूरी है। संविधान में जब समता और न्याय की बात है, संविधान में जब 48वें अनुच्छेद में ये कहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जस्टिसिएबल नहीं है, दुखद बात है कि वो लेकर मार्गदर्शक सिद्धांत हम कोर्ट में खड़े होंगे तो कोर्ट कहेगा ये तो केवल मार्गदर्शक सिद्धांत है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने चाहा था कि मार्गदर्शक सिद्धांत बुनियादी अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का जो सेक्शन है उसी में शामिल किया जाए। ये अगर होता तो आज हमको लड़ना ही नहीं पड़ता। दुखद था कि संविधान सभा के मेजॉरिटी ने ये मंजूर नहीं किया, लेकिन आज फिर भी मार्गदर्शक सिद्धांत का आप सेक्शन पढ़िए। सभी युवाओं को ही नहीं, सभी आदिवासियों को भी, सभी बुद्धिजीवियों को भी ये कहना पड़ता है कि संविधान पढ़िए। बहुत लोग पढ़ते ही नहीं है। हम पर्चे बांटते हैं कि ये 30 मुद्दे तो पढ़िए भाई, एक मुद्दे के लिए 2 मिनट 60 मिनट जिंदगी के दे दीजिए।
तो पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा है कि संसाधन प्राकृतिक बचाने का जिम्मा है शासन का, और नागरिकों का कर्तव्य भी लिखा है जो भी है प्रकृति बचाने का। संविधान में ही अनुच्छेद 39 में लिखा है कि ऐसा ही विकास होना चाहिए, अर्थव्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए जिसके तहत मुट्ठी भरों के हाथ में संपत्ति केंद्रित नहीं हो। क्या हो रहा है सब याद है। जीवन प्रणाली बदलकर वो सबको ललचायित भी कर रहे हैं कि आपके घर ऐसे हो, आपका दुकान ऐसा हो, आपकी जीवन प्रणाली ऐसी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा खनिज, ज़्यादा से ज़्यादा रेत, ज़्यादा से ज़्यादा सीमेंट भी आप इस्तेमाल करें, और फिर आप खनन को कैसे रोक सकते हैं, ये सवाल शासन हमारे सामने खड़ा कर पाए। हम नहीं मानेंगे। ये जो बदलाव लाया गया है, थोपा गया है, ये हमें मंजूर नहीं है। ये एक साजिश रही है गैर बराबरी बढ़ाने की। तो पूंजीपतियों की जागीर नहीं, ये देश हमारा है, ये कहना हमारा कर्तव्य है। और जीवन प्रणाली ही नहीं, हर क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी तकनीक का उपयोग करना है, इस पर सोचना ज़रूरी है। अभी हम लगे हुए हैं गृह निर्माण में भी बिना रेत और सीमेंट के। लॉरी बेकर केरल के थे, ऑस्ट्रेलिया के मूल थे, उनकी टेक्नोलॉजी से घर बनाकर दिखाने में। हमको लगे रहना चाहिए संघर्ष के साथ निर्माण में, जिसके तहत हम एक बाजू रेत खनन रोकेंगे, पर ये तकनीक बदलने के लिए भी एक एक जगह पे छोटा मोटा एक निर्माण कार्य डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट प्रात्यक्षिक के रूप में कर पाएंगे। कल हम मिले सुधीर राउत जी को, जिन्होंने सैकड़ों एकड़ में फॉरेस्ट खड़ा किया है। पंजाब में लुधियाना में सतलज को बचाने के लिए संघर्ष था, मैं भी गई थी। तो 30 युवाओं का समूह मिला जो गुरु गोविंद सिंह की नई सेना थी, हिस्त्र अस्त्र शस्त्र से लड़ने वाली नहीं। एक एक ज़मीन का टुकड़ा कोई भी हमको दे दे, हम वहाँ जंगल खड़ा करके दिखाएंगे 1 या 2 साल में। ये उनका संकल्प ही नहीं, उनका कार्य है। सैकड़ों जगह देश में उन्होंने करके दिखाया। जल नियोजन करना है तो पुनर्भरण करना हमारा कर्तव्य है। और ये पुनर्भरण कैसे होगा अगर हम विकेंद्रित जल जंगल ज़मीन का नियोजन नहीं करेंगे। तो ये विकेंद्रित नियोजन तभी होगा जब गांव सभा लोकसभा से ऊंची बन जाएगी, और ग्राम सभा के अंदर जात और धर्म के या राजनीतिक पक्ष के दल के तहत जो विभाजन किया जाता है, जिसका फ़ायदा बाहर के पूंजीपति उठाते हैं, उसको रोके बिना गांव के लोग पूर्व में जैसे करते थे, वो बलूतेदारी हमको मंजूर नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है, वो मनुवादी विचारधारा हमको मंजूर नहीं है। लेकिन फिर भी गांव में जितनी भी एकजुटता थी, उसके तहत आज भी विकास का नियोजन होगा। तो जल नियोजन विकेंद्रित रूप से करना संभव होगा। माइक्रो से मैक्रो तक जाना, ये प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी जिसको बोलते हैं। पहले छोटे इकाई को मानो, उसका विकास करो, फिर बड़ी इकाई, फिर बड़ी इकाई। ये केरल में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के तहत करके दिखाया था। ये जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादी ने एक बार समय उठाया था, लेकिन आज सब लोग भूल ही गए हैं। हम लोगों को ये गांव का अधिकार केवल पेशा के आधार पर आदिवासी क्षेत्र का ही नहीं, 5वीं अनुसूची जो है संविधान में, उसके तहत शांति और सुव्यवस्था का हर गांव का अधिकार, खास करके शेड्यूल्ड एरिया में जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ दलित क्षेत्र है, वहाँ राज्यपाल को भी निर्णय लेने का अधिकार कि कौन सा कानून लागू नहीं होगा, इसका आधार लेना चाहिए। लद्दाख के लोग लड़ रहे हैं 6ठी अनुसूची के लिए। इतनी लड़ाई को केंद्र सरकार ने आज तक नहीं माना है, लेकिन हम देखते हैं कि जिला स्तर पर नियोजन का अधिकार जिस 6ठी अनुसूची में है, वो तो आज सभी राज्यों में होना चाहिए, केवल उत्तर पूर्व क्षेत्र में ही नहीं, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसका असर कहाँ गया? यूनाइटेड नेशंस में। और उन्होंने जाहिर किया कि ये साल ग्लेशियर्स बचाने का साल होगा।
कहाँ हो रहा है ग्लेशियर्स बचाने का काम? हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक सब जगह हिमालय ढस रहा है, बर्फ पिघल के आ रहा है। साथियों, अगर हम सब लोग इस सब चीज़ों को जानते हैं तो बस एक ही बात नहीं, बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। हमारा संघर्ष हर बार अहिंसक और सत्याग्रही होगा। हमारे संघर्ष का नेतृत्व कोई बाहर से आकर नहीं करेगा। कलेक्टर मैडम रायगढ़ की, तुम क्यों डरते हो? क्यों मानते हो कि हम बाहर के लोग जाकर नहीं तैयारी करने वाले हो? और वहाँ के लोगों का ही तो नेतृत्व, उसको सलाम करने के लिए हम सीजी मालिक जा रहे थे और आप इतनी डर गई। हम तो मानते हैं कि स्थानिक और सामूहिक नेतृत्व से ही हो। एक बाजू सरकार, एक बाजू कंपनियां, इसके बीच में सहकार का जो रास्ता है वही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार। और इसके लिए हम लोग एक और कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने बनाया है एक नया कानून का मसौदा जिसका नाम है नदी संरक्षण और पुनरुज्जीवन कानून, जिसमें ब्रह्मपुत्रा से कावेरी और पेरियार तक कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद हो या जल जंगल जमीन विद आप कहे उनको, वो सब आए थे। और बहुत बड़ा नदी बचाओ सम्मेलन नर्मदा घाटी में हुआ और ये मसौदा पारित हुआ। आज इस मसौदे को विधेयक का रूप देकर हम लोग राज्यसभा और लोकसभा में पेश करने जा रहे हैं। उड़ीसा के बहुत सारे जानकार साथी आप यहाँ हैं। आपको मैं ऐलान करूँगी कि प्रफुल्लदा के द्वारा, लिंगराज भाई के द्वारा, सुधीर जी के द्वारा हम आप तक ये पहुँचाएंगे। और इसमें आपका जो भी सुझाव होगा, आपका जो भी सवाल होगा, वो आप ज़रूर रखें। पर आज उड़ीसा को ये ज़रूरी है, एक एक नदी को बचाना, एक एक जल को बचाना। और उसके लिए ही ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के आधार पर और मुनाफाखोरी के आधार पर खनिज संपदा को दोहन बढ़ रहा है। गौण खनिज मानते हैं वो सैंड माइनिंग से लेकर बॉक्साइट माइनिंग तक, उसके सामने आप आवाज़ उठाइए। ये होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए एक उत्तराखंड के बहुगुणा जी के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शामिल रहे एक कवि जिन्होंने एक गीत रचा है, ये हमको मालूम ही नहीं था। हमारे पास ये नदी का गीत पहुंचा। हमारे श्रमिक ट्रेड यूनियन के हमारे साथी नवीन मिश्रा जी ने एक पूरी कैसेट ही हमने बनाई है, वो सब आगे बढ़ाया। तो ये गीत से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। और मैं उत्तराखंड में गई तो पता चला कि वहाँ के एक शर्मा जी ने ये गीत लिखा हुआ है। पर साथियों, ये गीतों और नारों से केवल नहीं चलेगा। हम लोगों को संघर्ष के लिए आज क्या सहना पड़ेगा, कितना सहना पड़ेगा, हिम्मत कैसी रखनी पड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल इस कन्वेंशन में आप सुलझाएंगे। और मैंने काफ़ी समय आपका लिया है, पर आगे के सत्र में मेरी अपेक्षा है, पर मैं रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत बड़ी कोर्ट केसेस और मैनेजमेंट वर्कर्स की कंसिलिएशन मीटिंग्स के लिए तत्काल लौटना पड़ रहा है। पर आप निश्चित एक एक क्षेत्र से आए हुए अपनी अपनी बात 5-5 मिनट में भी रुकेंगे तो एकजुटता प्रदर्शित होगी। जाति और धर्म के नाम पर जिस प्रकार का विभाजन होता है उससे अस्मिता उछल के आ रही है और अस्तित्व के मुद्दे, भोजन नहीं मिल रहा है, अन्न सुरक्षा खत्म हो रही है, रोज 30 किसानों की आत्महत्या हो रही है, निर्माण करने वाले मजदूर खून पसीना बहाते हुए मर रहे हैं। ये सब विस्थापितों का दर्द भी ढिंकिया के हो या हीराकुड़ के हो, इन सब का दर्द भी जानकर आप निश्चित एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे, यही मेरा विश्वास है। ईश्वर अल्लाह तेरे जहाँ में नफ़रत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। ये ऐसे गीतों से भी हमको कभी कभी प्रेरणा मिलती है।
और इस सवाल का जवाब देना पड़ता है कि हम सब एक है, लहू का रंग एक है। तो आज ये प्रकृति ने ही हमको संदेश दिया है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजे को दे दे जो दान रे, ये वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। ये हमारी रोज की प्रार्थना है। पर ऐसे सही इंसान भगवान रूपी कौन है? प्रकृति निर्भर समुदाय है, जिन्होंने आज तक हमको जीने का अधिकार सुरक्षित रखने में मदद की। तो हम लोगों को निश्चित ये बिल और एक कानून ही नहीं, एक संविधान ही नहीं, हमारे मानव अधिकार और मानवीयता बचाने के लिए निश्चित ये प्रकृति को बचाना पड़ेगा। ये मानकर मैं आपको ये एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ, जो नदी का ही एक प्रकार की भावना है, और नदी के बारे में, नदी को माँ मानने वाले इंसान की भी भावना इसमें आती है। आशा है कि मैं कर पाऊंगी। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना रे बात, तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना रे बात, तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना रे बात, तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना रे बात, तू बहती रहना। एक दिन मेरे गाँव में आना, बहुत उदासी है, सबकी प्यास बुझाने वाली तू खुद प्यासी है। तेरी प्यास बुझा सकते हैं, हमें है वो जोर, नदी तू बहती रहना रे बात, तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना रे बात, तू बहती रहना। तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पंच दया, तू ही सीढ़ीदार खेत है, तू ही रोटी आग, तुझे बेचने आए हैं, तुझे बेचने आए हैं, ये पूंजी के ये चोर, नदी तू बहती रहना रे बात, तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना रे बात, तू बहती रहना। भ्रष्टाचारी गुंडे खुद को कहते सूरज चाँद, बसे बसाए घर को उजारे बड़े बड़े ये बांध, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आए मुनाफा खोर, नदी तू बहती रहना रे बात, तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना रे बात, तू बहती रहना। तो नदियों को अविरल बहने दो, नदियों को निर्मल रहने दो। अगर नियमगिरी खत्म होता तो क्या वो 3 नदियों का जन्म स्थान बच सकता था? नदियाँ अगर समुंदर को नहीं रोकेगी तो नर्मदा में 60 किलोमीटर समुंदर अंदर आया है,
ऋषिकुल्य में समुंदर अंदर आकर सब खारापन लाया है, उससे क्या नदी बचा सकते थे? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉलिटिकल कंट्रोल बोर्ड हो गया है। उनके बड़े बड़े रिपोर्ट्स आते हैं, लेकिन कोई रोकते हैं उद्योगपतियों को? कोई उनके खिलाफ के केसेस में कुछ अपवाद छोड़े तो सही निर्णय न्यायपालिका से मिलते हैं? तो सोचिए, हम केवल जनतंत्र के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, उन्हीं स्तंभों के आधार पर जब उसमें भी धीमक लगती है तो सब कुछ नहीं बचा सकते। हम केवल दलीय राजनीति, चुनावी राजनीति के आधार पर मुझे नहीं लगता कि हम बचा सकते। हमारा परसों का अनुभव आपको बताने लायक नहीं, लेकिन ज़रूरी है समझना कि हमारी राजनीति वही होनी चाहिए जिसका अर्थ है जनता और सत्ता के बीच का संबंध ठीक करना, और उसके लिए जन जन की आवाज़, जनशक्ति और जनवादी और समाजवादी होना ज़रूरी है, सत्तावादी नहीं। और इसीलिए संविधान को बचाने के लिए मैं आज ये यहाँ के समन्वय को भी एक भेंट दे रही हूँ। हमारे युवा साथियों ने संविधान की ये जो उद्देशिका सामने लगाई हुई है, उसमें से एक एक शब्द का अर्थ क्या है वो समझने के लिए बनाई हुई एक तालिका। हम ऐसा बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ज़रूरी है जनशक्ति और जन ताकत बनाना, और उसके आधार पर हमारा हर प्राकृतिक संसाधन और जीवन बचाने का आग्रह, संकल्प के साथ आगे बढ़ाना। तो लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़े हैं, लड़ रहे हैं। तो शासन वालों सुन लो आज, हमारे गांव में हमारा राज। शासन वालों सुन लो आज, हमारे गांव में हमारा जल जंगल जमीन कुड़िन से, अमृत से, अमृत से। जिंदाबाद।